नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम BS नेगी वन लाइनर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अभी तक हमने 52 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज हम इस सीरीज का 53वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे और 2600 प्रश्नों को हम अभी तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में भी आपको उत्तराखंड जीके से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, उनके साथ जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन से भी आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सजेशन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके देना है। देखिए, अभी तो हम BS नेगी उत्तराखंड वाली जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। हमने कहा था बहुत जल्दी हम जो BS नेगी जी की जो जीके वाली बुक है उनके नोट्स को भी हम कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जिस तरीके से हमने उत्तराखंड वन लाइनर कवर की है प्रश्नवार के रूप में, जिस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी इस किताब को अभी तक हम कवर करते हुए आए हैं और 2600 प्रश्नों का एक क्वेश्चन बैंक बना चुके हैं। क्या जीके वाली बुक को भी इसी प्रकार कवर किया जाए प्रश्नों के रूप में और उनके साथ अतिरिक्त तथ्य, जिससे आपको आसानी में सारी चीजें समझने में मदद मिले। और दूसरा तरीका कि क्या हमें उस किताब को टॉपिक वाइज कवर करना चाहिए कि जहां पे आपको एक जैसा टॉपिक दे दिया, जैसे जैन धर्म के ऊपर एक टॉपिक है तो उसका एक इस तरीके से तो टॉपिक वाइज में चलाना है या सीरियल वाइज में चलाना है जैसे हमने इस सीरीज में चलाया है। एक बात पक्की होगी, चाहे हम टॉपिक वाइज में चलाएं चाहे हम वन लाइनर में चलाएं, आपको बहुत सारी किताबों के फैक्ट एक जगह पर देखने को मिलेंगे। किताब भले ही सिर्फ BS नेगी वाली होगी लेकिन फैक्ट आपको सभी किताबों के, खासतौर पर NCERT के देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो सजेशन आपने करना है, जो हिंदी वाली सीरीज है, जो हिंदी वाली बुक है BS नेगी जी की, उनको भी हम शुरू करने वाले हैं, उसका आपका चैप्टर वाइज चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में दोनों के बारे में जरूर आपने अपनी राय देनी है, क्या आपका सुझाव है। ठीक है, चलिए। और एक और चीज, हमारा जो सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर 2.0, वहां पर मैंने कहा था कि इस हफ्ते से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। किसी प्रॉब्लम की वजह से इस हफ्ते वीडियो नहीं आ पाई, अगले हफ्ते से आपकी कंफर्म वहां पर जीके की टॉपिक वाइज वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी पूरे डिटेल से। ठीक है, तो अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, कुमाऊं का प्राचीन नाम था मानसखंड। कुमाऊं का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है और स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से बुलाया गया है या किस नाम से संदर्भित किया गया है? मानसखंड कुमाऊं को बोला गया है। और गढ़वाल को क्या बोला गया है? तो गढ़वाल को केदारखंड बोला गया है। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर से इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर है जो हमें यह बताता है कि कुमाऊं के क्षेत्र में यक्षों का निवास था? यह मंदिर है जाखन देवी मंदिर। यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है कि बताइए जाखन देवी मंदिर कहाँ है? जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है और यह मंदिर अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है हमारा, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग या बैरीनाग मंदिर कहां स्थित है? उत्तराखंड में नाग जातियों ने भी यहां पर शासन किया, नाग वंश की यहां पर स्थापना हुई थी। त्रिशूल लेख हमें मिला है गणपति नाग का। तो नाग मंदिरों में विभिन्न नाग मंदिर हमें मिले हैं। सबसे जो प्रसिद्ध नाग मंदिर है बिनाग या जिसे बेरीनाग भी बोला गया है, यह मंदिर आपके कौन से जनपद में है? तो यह मंदिर पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है, मानसखंड के अनुसार किस धाम में भगवान शिव ने तपस्या करी थी? देखिए, भगवान शिव ने जागेश्वर धाम में तपस्या करी थी, इसे आपको याद रखना है। और इसी से मिलता जुलता अगर आपको याद होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम है यह किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को ही समर्पित है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और यहीं पर जो भगवान कार्तिकेय जी हैं उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, जो जागेश्वर धाम है इसे उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है।
इसके अलावा जो जागेश्वर धाम है यह आपके जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। किस नदी तट पर है? यह आपके जटागंगा के तट पर है। जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से किसका अभिलेख मिला है? देखिए जौनसार भाबर से यानी कि जो देहरादून वाला इलाका है, यहां से हमें एक अभिलेख मिला है लाखा मंडल से। किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का हमें अभिलेख मिला है। क्वेश्चन बनता है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख हमें कहां से मिला है? तो आप बताएंगे लाखा मंडल से मिला है। और इस अभिलेख से यह पता चलता है कि इस साइड लाखा मंडल वाली साइड या जो यमुना घाटी वाला इलाका है देहरादून में, यहां पर यादवों का शासन था। तो इस क्षेत्र में यादवों का शासन था या किस स्रोत से हमें पता चलता है? राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है। राज्य में किन स्थानों से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं? तो हमें त्रिशूल लेख मिले हैं, एक गोपेश्वर से मिला है, एक हमें बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी से मिला है। दोनों आपको याद रखना है। जो हमें बाड़ाहाट से मिला है यानी कि जो उत्तरकाशी से मिला है, इस त्रिशूल लेख में किस लिपि का इस्तेमाल हुआ है? शंख लिपि का इस्तेमाल हुआ है, यह पूछा गया है। और जो गोपेश्वर से मिला है इसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है। 257 ईसा पूर्व का अशोककालीन कालसी शिलालेख की खोज किसने करी थी? देखिए जो अशोक का शिलालेख है कालसी से जो हमें मिला है, ये कब का है? ये 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है। और ये हमें इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज फॉस्टर के द्वारा करी गई थी या कहीं पर इसे फॉरेस्टर भी लिखा है। ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 1860 में फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कब का? 257 ईसा पूर्व का। और कब मिला? 1860 में इसकी खोज करी गई। नेक्स्ट है हमारा कालसी शिलालेख में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग हुआ है? जो कालसी शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो लिपि भी याद रखेंगे, भाषा भी आपको याद रखनी है। कहीं पर पाली भाषा भी दी गई है, वो गलत है, आपको प्राकृत भाषा ही याद रखनी है। और इसके मैं कई बार आपको रेफरेंस बता चुका हूं। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे, अशोक के मैक्सिमम जो अभिलेख थे या जो उसके शिलालेख थे वो सब प्राकृत भाषा में ही छपे थे। ठीक है। उसमें ही उसने उत्कीर्ण करवाए थे। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है। जो ये कालसी शिलालेख है इसमें अशोक ने क्या घोषणा करी है? हो सकता है कभी पूछ ले, तो आपको याद रखना है इसमें अशोक ने बेसिकली 2 घोषणाएं करी हैं। पहला, उसने ये घोषणा करी है कि उसने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था स्थापित कर दी है। ठीक है। यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो उसने प्रोवाइड करवा दी है। और दूसरी घोषणा उसने ये करी है, उसने अपील करी है बेसिकली लोगों से कि वो हिंसा त्याग दें और अहिंसा को अपना ले। ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है कालसी अभिलेख में यहां के निवासियों के लिए क्या कहा गया है? तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के निवासियों के लिए या जो जहां से ये मिला है वहां के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और इस क्षेत्र के लिए क्या बोला गया है? क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोनों आपको याद रखना है। लोगों के लिए पुलिंद बोला है और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है। चलिए, कालसी का प्राचीन नाम क्या था? देखिए कालसी का जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम शुद्ध नगर भी था, कहीं पर कलकूट भी इसका प्राचीन नाम है। तो दोनों नाम इसके प्राचीन नाम हैं। ये राजधानियां किसकी थी? ये कुड़िंद राजाओं की राजधानी थी। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति जो थी ये थी कुड़िंद शासक। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद किसके अधीन थे? देखिए कालसी लेख जो हमें मिला है किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था अशोक, उसका है। अशोक किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है। तो यहां जब अशोक का अभिलेख है और कालसी से मिला है तो इससे यह साबित होता है कि जो कुड़िंद लोग थे ये मौर्यों के अधीन थे। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। पूछा जाता है कि प्रारंभ में कुड़िंद किसके अधीन थे? मौर्य शासकों के। और किसके अनुसार? यह कहां से जानकारी मिलती है? कालसी लेख से। ठीक है। कुड़िंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है?
तो कुड़िंद शासन या कुड़िंद शासकों के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत कुड़िंदों की मुद्राएं हैं। इनकी मुद्राओं के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी जब हमने विंसर ईयरबुक के नोट्स को देखा था। इनकी 3 प्रकार की मुद्राएं हमें मिली हैं। पहला अमोघ भूति प्रकार की, उसके बारे में हमने देखा था कि अमोघ भूति प्रकार की हमें सबसे ज्यादा मुद्राएं मिली हैं। अमोघ भूति इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे ज्यादा मुद्राएं उसी की मिली हैं। उसी की मुद्राओं में उसको महाराज भी बताया गया है। केवल अमोघ भूति की ही मुद्राएं ऐसी थी जो रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं हमें मिली हैं, और केवल उसी की मुद्राएं हैं जो हमें ब्रह्मलिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों लिपियों की मुद्राएं हमें मिली हैं। ये सारी जो वैरायटीज हैं, जो अलग अलग चीज हमें मिली हैं, ब्रह्मलिपि की मुद्रा, खरोष्ठी लिपि की मुद्रा, ये सब अमोघ भूति की मिली हैं। इसीलिए एक मुद्रा का प्रकार क्या है? अमोघ भूति प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमें पहले अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली, जिनमें 4 कुड़िंद राजाओं के नाम थे, जिसमें एक नाम था मगभतस, एक नाम था शिवदत्त, एक नाम था हरिदत्त और एक नाम था शिवपाली। ये 4 मुद्राएं वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। बाद में हमें अल्मोड़ा से 54 मुद्राएं और मिली। इन 54 मुद्राओं में से एक मुद्रा किसकी थी? शिवदत्त की थी। एक मुद्रा जो थी वो आशेक की है, और बाकी की सारी मुद्राएं किसकी थी? गौमित्र की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये था दूसरा प्रकार। तीसरे प्रकार की मुद्राएं हमें छत्तीश्वर की प्रकार की मिली हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्तीश्वर प्रकार, इन तीनों में अगर आपको पूछेगा, अगर बाय चांस आपको ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, बताइए जो छत्तीश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें किस लिपि का इस्तेमाल हुआ है या वो किस धातु की बनी है, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, केवल अमोघ भूति की मुद्राएं हैं जो रजत और ताम्र दोनों की है और जिनमें आपकी ब्रह्मलिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों का इस्तेमाल है। बाकी चाहे अल्मोड़ा प्रकार की हो चाहे छत्तीश्वर प्रकार की हो, उनमें केवल ब्रह्मलिपि होगी और वो केवल किसकी होंगी? आपकी ताम्र की बनी हुई होंगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसको हमने अच्छे से देखा, ब्रह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया तो आपको ऐसा पूछा गया था, इनमें किस प्रकार की लिपि मिली है? तो द्विलिपि का इस्तेमाल इनकी मुद्राओं में हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार की मुद्राएं हमें यहां से मिली हैं। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और पेपर में भी पूछा गया है। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति था। इसे अमोघ करना, ठीक है। तो अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हो गया था? देखिए, जब अमोघ भूति की मृत्यु होती है, पहली सदी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद कुड़िंदों का जो मैदानी इलाका था, ठीक है, पहाड़ी इलाके की हम बात नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका था वहां पर अमोघ भूति के मरने के बाद भी कुड़िंद वंश का शासन था, लेकिन जो मैदानी इलाका था वहां पर शकों का शासन हो गया था। इसे आपको याद रखना है। कुमाऊं में शक राजाओं ने भी शासन किया। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है जो अल्मोड़ा में आपका कटारमल का मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर, उससे इसकी पुष्टि होती है। ठीक है। दूसरा, कुमाऊं में जो शक संवत प्रचलित है वो पुष्टि करता है कि कुमाऊं पर कभी शकों का भी शासन हुआ था। महाभारत में कुड़िंदों को और कुड़िंद नरेशों को क्या बोला गया है? देखिए, क्वेश्चन मैं आपको हमेशा क्लियर करते हुए चलता हूं कि महाभारत में कुड़िंदों को और कुड़िंद नरेशों को क्या बोला गया है। तो इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों नाम एक साथ डाल दिए। देखिए, कुड़िंदों को महाभारत में द्विज बोला गया है और कुड़िंद नरेशों को महाभारत में द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। आसान है, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों नाम। नेक्स्ट है हमारा, किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? तो विदेशी लेखक है टॉलमी, इसने कुड़िंद वंश के बारे में जानकारियां दी हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमें जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, वहां से भी कुड़िंदों के बारे में जानकारी मिलती है। कुड़िंद वंश के ऊपर बेसिकली एक अलग सा वीडियो ऑलरेडी बना है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई थी कि हमें कब के जो कालखंड है, किस कालखंड की जानकारी किस रचना से मिलती है। तो हमें अष्टाध्यायी से भी, रचना से भी इनकी जानकारी मिलती है, महाभारत में मिलती है। इसके अलावा टॉलमी ने भी इसका उल्लेख किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी।
अगर हम कुड़िंद राजाओं के बारे में यहां पे और बात करते हैं तो कुड़िंद राजा किस धर्म को मानते थे? कुड़िंद राजा शैव धर्म को मानते थे। इसे भी आपको याद रखना है। कुड़िंदों की राजधानी कालकूट भी थी और उसके बाद इनकी राजधानी शत्रुघ्न में भी बनी थी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस पुस्तक किसकी रचना है? देखिए एक रचना है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस। ठीक है, यह रचना MP जोशी की रचना है। जो महेश्वर प्रसाद जोशी हैं, लाखों डियार की जिन्होंने खोज करी, इन्हीं की रचना है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस। क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। कुषाण कालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? देखिए कुषाण काल की जो मुद्राएं हमें मिली हैं यह हमें वीरभद्र से मिली हैं, मूर्ध्वज से मिली हैं और गौविषाण से मिली हैं। जो ये नाम है वीरभद्र, मूर्ध्वज, गौविषाण, इनको वर्तमान में इसकी तुलना ऋषिकेश से, मूर्ध्वज कोटद्वार और इसके आसपास का इलाका बोला गया है। इसके अलावा जो गौविषाण है आप सभी जानते हैं काशीपुर को बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है। कहां कहां से मिली है? वीरभद्र यानी ऋषिकेश, मूर्ध्वज यानी कोटद्वार और इसके आसपास का इलाका, गौविषाण यानी काशीपुर। ये तीनों से हमें कुषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं। एक और चीज याद रखना, क्योंकि गौविषाण थोड़ा सा प्रसिद्ध है, काशीपुर इसका नया नाम है, वर्तमान नाम इसे हम काशीपुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि गौविषाण से जो हमें सिक्के मिले हैं कुषाण वंश के, ये कब मिले थे? ये मिले थे 1960 में और इनकी खोज KP नौटियाल के द्वारा करी गई थी। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। कुषाणों का शक्तिशाली राजा कौन था? देखिए कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कनिष्क की बात करें तो इसने उत्तराखंड का जो तराई वाला इलाका है वहां पर भी इसका शासन रहा था। जो इसकी राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहां पर थी इसकी राजधानी? पुरुषपुर। पुरुषपुर यानी वर्तमान का जो पाकिस्तान में पेशावर है उसका ही प्राचीन नाम था पुरुषपुर। किसकी राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी थी। ये क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चले, ये आपके जीके में भी मदद करेंगे। कुषाण वंश को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, वो पूछा जाता है, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार पहले भी हमने क्लियर करे थे। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? और तीसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? यानी सबसे पहले, सबसे ज्यादा और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए थे। ये तीनों क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। तो कुषाणों ने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, एक आपको यह याद रखना है। दूसरा, आप जानते हैं रेशम सबसे पहले कहां हुआ? चाइना में हुआ। तो चाइना रेशम को बेचता था, काफी ज्यादा उससे फायदा करता था। तो जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, उसके ऊपर कंट्रोल करता था कौन? कनिष्क कंट्रोल करता था। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था, एकमात्र राजा जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था? तो वो था कनिष्क। इसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया शक संवत भी चलाया था, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, एक और चीज आपको पूछी जा सकती है, कनिष्क का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था हुविष्क। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन था? हुविष्क। और इस हुविष्क की हमें 44 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं मुनि की रेती से। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमने इनकी मुद्राओं की बात करी, हमें कहां कहां से इनकी मुद्राएं मिली हैं। हमें 7 स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से भी मिली हैं कुषाण वंश की। ठीक है, और इन मुद्राओं में वसु नाम के एक राजा का उल्लेख किया गया है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी या किन शासकों की रही थी? देखिए कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योधे शासकों के द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, जो योधे शासक थे इन्होंने कुषाणों को कुचला। इसके अलावा ये कुड़िंदों के भी समकालीन थे। क्वेश्चन बन सकता है योधे शासक किसके समकालीन थे? कुषाण और कुड़िंदों के समकालीन थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था। देखिए जो बाड़वाला यज्ञ वेदिका है इसका निर्माण जो शीलवर्मन है इसके द्वारा करवाया गया था। यह गोत्रीय वंश का शासक था। गोत्रीय वंश की अगर हम बात करते हैं, इस वंश ने कालसी के निकट शासन किया था, कालसी के आसपास के इलाके में इसने शासन किया था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था शीलवर्मन। ठीक है, इसी शीलवर्मन ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया। यह यज्ञ वेदिका आपकी देहरादून में जगत ग्राम में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? देहरादून के जगत ग्राम में इसने एक वेदिका का निर्माण करवाया जिसे हम बाड़वाला यज्ञ वेदिका कहते हैं। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसी शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। क्वेश्चन बन सकता है किसने करवाए थे? राजा शीलवर्मन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, किस स्थान से 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है? देखिए 2 मित्र राजाओं के बारे में हमें जानकारी काशीपुर से मिलती है। ये 2 मित्र राजा कौन थे? एक का नाम था मात्रमित्र और एक का नाम था पृथ्वी मित्र। ठीक है, तो 2 मित्र राजा थे, मात्रमित्र और पृथ्वी मित्र। इन दोनों के बारे में जानकारी हमें गौविशाण यानी काशीपुर से मिलती है। ठीक है, किस लेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है? देखिए जो कृतपुर राज्य है इसे गुप्त साम्राज्य के अधीन प्रयाग प्रशस्ति लेख में बताया गया है। यह प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? यह समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की, जो उसने लड़ाइयां लड़ी थी और जो उसकी विजय थी उनके बारे में हमें जानकारी इसी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है किसका? ये समुद्रगुप्त का है, यानी कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसे बनवाया किसने था? तो समुद्रगुप्त का जो राजकवि था हरिसेन, इसने बनवाया था। दोनों नाम आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का है लेकिन बनवाया किसने है? हरिसेन ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी में यह बताया गया है कि ये जो कृतपुर राज्य है, कृतपुर राज्य जो था ये आपका पूरा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और थोड़ा रोहिलखंड का इलाका, यहां पर बताया गया है आपका कृतपुर राज्य किसके अधीन था? समुद्रगुप्त के अधीन था। ठीक है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? तो लाखा मंडल से हमें और भी शिलालेख मिले हैं। राजकुमारी ईश्वरा का तो मिला ही है, छागलेश वंश का भी हमें यहां से जो शिलालेख है वो मिला है। इन शिलालेखों में हमें छागलेश वंश के 7 राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें पहला नाम किसका है? नरपति जयदास का पहला नाम है और इस का जो अंतिम नाम मिलता है, 7वां नाम, वो मिलता है नामक्षत राजा का। ठीक है, नामक्षत करके कोई राजा है, इसका हमें नाम मिलता है। तो पहला राजा नरपति जयदास और अंतिम राजा नामक्षत। नेक्स्ट है यदुवंश का संस्थापक कौन था? देखिए यदुवंश का संस्थापक था श्री सेन वर्मन, इसे आपको याद रखना है। यमुना के क्षेत्र में लाखा मंडल वाले इलाके में जहां से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है वहां पर यदुवंश का शासन था। ऊपर हमने बात करी ना कि राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से क्या पता चलता है कि इस क्षेत्र में यादवों का शासन था। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? श्री सेन वर्मन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और इन राजाओं की, ये जो यादव राजा थे, इनकी राजधानी कहां पर थी? सिंहपुर में इनकी राजधानी थी, इसे भी आपको याद रखना है। जो राजकुमारी ईश्वरा है वो इसी वंश की थी, भास्कर वर्मन की वो बेटी थी और जालंधर का जो राजकुमार था चंद्रगुप्त उसकी पत्नी थी, इसे भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? जो गोपेश्वर से हमें त्रिशूल लेख मिला है इसमें 4 नाग राजाओं के नाम मिले हैं। कौन कौन से हैं? स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग। ठीक है, चलिए, और ऊपर मैं आपको बता चुका हूं गोपेश्वर त्रिशूल लेख में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। इस वंश का, नाग वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गणपति नाग इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ऊपर हमने बात करी कि उत्तराखंड में राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से पता चलता है कि यहां पर यादवों का शासन था। क्वेश्चन बनेगा अगर कि राज्य में यादवों को खत्म करने का या उनको हटाने की जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो वो जाता है इसी गणपति नाग को, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नागों के बाद उत्तराखंड में किस वंश का शासन रहा था? देखिए नागों के बाद उत्तराखंड में मौखरी वंश का शासन रहा था। मौखरी वंश जो कि कन्नौज का मौखरी वंश है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नाग जाति के बाद ये यहां पर आए थे। उत्तराखंड में नागों को किसने पराजित किया था? ये क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं। नागों को पराजित किया था कन्नौज के मौखरी वंश ने।
ठीक है, और उसके बाद इन्हीं का शासन उत्तराखंड में हो गया था। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौखरी वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा। काफी इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि जैसे ही ये मरा इसके बाद जो इसका बहनोई था उसके अधिकार में पूरा उत्तराखंड चला गया। जहां जहां पर इसने कब्जा किया था, ग्रहवर्मा की हत्या के बाद सारा जो इलाका था वो किसके अधीन चला गया? हर्षवर्धन के अधीन चला गया। ठीक है, बाणभट्ट की किस पुस्तक में उत्तराखंड आने वालों का वर्णन मिलता है? तो उत्तराखंड आने वालों का वर्णन हमें बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलता है। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था। ठीक है, इसी की रचना है हर्षचरित, जिसमें हमें उत्तराखंड आने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने कमेंट करके बताना है कि राज्य के किस व्यक्ति की तुलना बाणभट्ट के साथ करी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड का बाणभट्ट उनको बोला जाता है, या जो बाणभट्ट है इनके साथ उनकी तुलना करी जाती है। कमेंट बॉक्स में आपने उनका नाम बताना है। 2-3 उनके अन्य नाम हैं, वो भी आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या कहा था? देखिए, कनिंघम ने जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं है दोनों को मिलाकर, यानी कि हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड इन्हीं दोनों को मिलकर बना है, तो कनिंघम ने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा था। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, होइनसांग ने गंगा को क्या कहा था? देखिए, होइनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है, उत्तराखंड भी आता है, और इसने गंगा नदी को महाभद्रा कहा था। इसके अलावा इसने हरिद्वार को मोयुलो ये कहा था। ठीक है, इसने हरिद्वार को मोयुलो कहा, गंगा को इसने महाभद्रा कहा। हरिद्वार का क्षेत्रफल इसने 20 ली बताया था। ठीक है, 20 ली यानी कि वो चीनी माप थी, वो इसने हरिद्वार का पूरा एरिया बताया था। नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ब्रह्मपुर राज्य किसके अधीन हो गया था? देखिए, हर्षवर्धन का जो शासन था, पूरे कान्याकुब्ज में हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, जब हर्षवर्धन मरा तो उत्तराखंड के साइड का जो इलाका था ब्रह्मपुर, और इसके अलावा जो अगल बगल के इलाके थे, यहां से बेसिकली 3 टुकड़े इसके हुए। ठीक है, उत्तराखंड के इलाके से कौन कौन से वो 3 टुकड़े थे? एक था आपका ब्रह्मपुर, एक था आपका शत्रुघ्न, और एक था आपका गौविशाण। ये 3 टुकड़े हुए, जिसमें सबसे बड़ा राज्य था ब्रह्मपुर, जिस पर हर्षवर्धन के मरने के बाद पौरवों का अधिकार हो गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 राज्यों में टूटा था, और इन 3 राज्यों के बारे में जानकारी हमें जो होइनसांग है उसका जो यात्रा वृतांत है, होइनसांग के यात्रा वृतांत का नाम है सियुकी, इससे मिलता है। इसे भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से था? देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र ये हमें अल्मोड़ा से मिला है, और इसका संबंध जो है ये पौरव वंश से है। पौरव वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है इनकी जो ताम्रपत्र हमें मिला है तालेश्वर से। ठीक है, यह ताम्रपत्र की खोज 1915 में होती है, इसे आपको याद रखना है। और इस जो ताम्रपत्र है तालेश्वर ताम्रपत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, इस ताम्रपत्र में हमें द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन राजा का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा 5 और राजाओं के नाम हमें इनके ताम्रपत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पौरव वंश के शासक ब्रह्मपुर राज्य को क्या कहते थे? देखिए, पौरव वंश जो शासन करते थे ये ब्रह्मपुर पे शासन करते थे। जैसे कनिंघम ने बोला कि ब्रह्मपुर यानी कि वर्तमान का गढ़वाल और उत्तराखंड, तो जो ये ब्रह्मपुर था पर्वतीय इलाका है, इसीलिए इसे पर्वतकार राज्य भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पर्वतकार राज्य पे शासन करते थे इसीलिए पौरव वंश को पर्वतकार राजवंश भी बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा, बताइए पर्वतकार राजवंश की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप बताएंगे ब्रह्मपुर। ठीक है, पर्वतकार राजवंश पूछे चाहे पौरव राजवंश पूछे, एक ही नाम है दोनों के दोनों। ठीक है, इनके ऊपर पौरव वंश के ऊपर भी ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है, आप उसे ऊपर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, पौरव वंश का संस्थापक था विष्णुवर्मन, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, विष्णुवर्मन के बाद कई सारे राजा आए, जैसे वृषवर्मन आया, अग्निवर्मन आया, द्युतिवर्मन आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पौरव शासकों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? देखिए, पौरव राजाओं का जो निवास स्थल था उसे कोट बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा,
पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? पौरव वंश में सेना नायक को बलाध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा पौरव काल में जो सभी मंत्री होते थे, सभी मंत्रियों को यहाँ पे राजमात्य बोला जाता था। ठीक है, जैसे अमात्य होता है उसी प्रकार राजमात्य इनको बोला जाता था। पौरव काल में जो विदेश मंत्री होता था उसे संधि विग्रहिक बोला जाता था। जो इन काल में जो गुप्तचर का काम करता था उसे क्या बोलते थे? उसे कटकू बोला जाता था। ठीक है, पौरव काल में जो गुप्तचर का काम करते थे उनको कटकू बोला जाता था। इसके अलावा जो लेखक वर्ग होता था, उनके जो हेड होता था उसे क्या बोला जाता था? दिव्यपति उसे बोला जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने हैं। पौरव काल में भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पौरव काल में जो लैंड टैक्स वसूल करता था, भूमि कर वसूल करता था, उसे भागिक बोला जाता था। पौरव का जो राजा थे, इनकी आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था। ठीक है, और इस भूमि कर को भाग बोला जाता था। वसूल कौन करता था? भागिक। पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, पौरव काल में भूमि दो तरह की होती थी। एक होती थी सिंचित भूमि, एक होती थी असिंचित भूमि। जो सिंचित भूमि होती थी उसे केदार भूमि कहते थे। जो असिंचित भूमि होती थी उस भूमि को यहाँ पे सारी भूमि बोला जाता था। ठीक है, तो सिंचित वाली को केदार और असिंचित वाली को सारी भूमि कहते थे। पौरव काल में द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्यवापम विधि का प्रयोग होता था। तो ये जो विधियां थी पौरव काल में प्रचलित, ये भूमि मापन के लिए इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इन राजाओं का जो मेन सोर्स था इनकम का वो भूमि कर था, लैंड टैक्स था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि भूमि मापने के लिए विधियां कौन कौन सी थी, ये सारी विधियां थी। ठीक है, नेक्स्ट है काशीपुर का पुराना नाम क्या है? बहुत बार कवर किया है। काशीपुर का पुराना नाम है गौविशाण, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? देखिए, जो पलेठी है आपका देवप्रयाग में है, हिंडोला खाल में है ये सूर्य मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऊपर हम कर चुके हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली में स्थित थी। सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल एटकिंसन के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। ठीक है, लगभग 700 ईस्वी में बसंत देव ने कार्तिकेयपुर शासन की यहां पर स्थापना करी थी। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जोशी मठ में जो प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण बसंत देव के द्वारा ही करवाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हमने भाग 53वां यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीके ट्रैकर नाम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहां पर जाकर भी आपको जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। और एक और चीज़ लास्ट में, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम जो हिंदी वाली सीरीज़ है और जो जीके वाली सीरीज़ है उसको भी शुरू कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।